कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। पूरी कायनात जुट जाएगी, बस संकल्प अटल चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। आज जो है हम पहले चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ का, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ा है और आज हम पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, ये हेडिंग लिख लीजिए, जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पदार्थ की अवस्था कैसे परिवर्तित होती है, हमें इस अध्याय में इस बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक अवस्था देखा, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, तो हमें इन पे किन किन कारणों से जो है इनकी अवस्था में परिवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि बहुत से कारण होते हैं, लेकिन हमें अपने कक्षा 9 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो यहाँ पर हम ताप और दाब के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जो परिवर्तन होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखेंगे, पहले इसका मैं परिभाषा लिख देता हूँ, फिर इसको समझा देता हूँ कि ताप या दाब के प्रभाव के कारण, ताप या दाब के प्रभाव के कारण पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम जानते हैं उदाहरण में कि बर्फ़ है, अगर हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो गर्म करने से ये क्या होगा, पानी बनेगा। गर्म करने के साथ साथ इस पर एक दाब लगेगा जो कि वायुमंडलीय दाब होता है, जिसके बारे में हम अभी आगे और जानेंगे। तो बर्फ़ से पानी बनेगा, उसी के साथ जब पानी के ताप और दाब में हम परिवर्तन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वाष्प बन जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ताप और दाब से बर्फ़ की अवस्था से पानी बन गया, और हम जानते हैं कि बर्फ़ कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था है। ठोस से पानी बना, पानी जो है द्रव अवस्था है, और द्रव से वाष्प बना, वाष्प जो कि गैस अवस्था है। तो इस तरीके से तीनों अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक है, पदार्थों का हमने ताप और दाब में जब परिवर्तन किया तो उनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, जैसे उनका एक अलग रूप निकल के आया। तो अब हमें इसमें इन्हीं दोनों अवस्था के बारे में पढ़ना है, ताप और दाब का पदार्थ पर प्रभाव। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, ताप का तापमान में परिवर्तन, मतलब जब हम तापमान में परिवर्तन करेंगे तो पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन आएगा। तो हेडिंग है पहला, तापमान
में परिवर्तन। तो इसको पहले मैं लिखवा देता हूँ, फिर अच्छे से आपको समझा देता हूँ। साथ साथ आप भी अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसको लिखते जाइए। तो लिखिए, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को प्रभावित करने वाला एक मुख्य घटक ताप है, जो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है, जिससे वृद्धि करता है, इसको काट के वृद्धि करता है, जिससे इनका मान जब कणों के मध्य आकर्षण बल से अधिक हो जाता है, तो कण स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं, और एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे क्या है। तो जैसा कि मैंने समझाया कि यह किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक ताप है। तो कहने का मतलब ये है कि यह मुख्य घटक क्यों है। भौतिक अवस्था का मतलब क्या बताया गया था पहले लेक्चर में, कि यह पदार्थ के स्वरूप को बदल देता है। तो यहाँ पे पदार्थ हमारा ठोस अवस्था से क्या हो जा रहा है, जल हो जा रहा है। मतलब कि ताप के कारण बर्फ़ से
ये परिवर्तित होके पानी बन जा रहा है, मतलब कि द्रव बन जा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ। फिर जो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये कोई एक शीशे का फ्लास्क है और शुरू में जब इसमें मान लेते हैं कि ये कोई बर्फ़ रखा हुआ है और यहाँ नीचे से इसको जो है आग दिया जा रहा है, तो शुरू में जबकि ठोस अवस्था में है तो इसके जो कण होंगे बहुत ही ऐसे हम मान लेते हैं कि बहुत ही पास होंगे। ठीक है, तो ये करता क्या है, ये जो ऊष्मा हम दे रहे हैं जिसको मैंने आग लिखा है, यह इन कणों के बीच गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब पानी उबलने लगता है तो वो ऊपर की ओर जो है उठता है। तो उसी तरीके से जब इसको हम आग ऊष्मा दे रहे हैं तो इसका स्टेज रफली अगर हम समझें तो आगे बढ़ के इसके जो अणु होंगे कुछ इस तरीके से आपस में दूर हो जाएंगे। मतलब कि पहले इसमें क्या लिखा है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है, जिससे इनका मान जब कणों के मध्य आकर्षण बल से अधिक होता है। मतलब कि पहले ये पास थे तो इनके बीच में कोई एक आकर्षण बल था जो इन्हें एक दूसरे के बीच चिपका के हुए रखा हुआ था, लेकिन जब इसको हमने ऊष्मा दिया तो इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुआ, जैसे इनके बीच के आकर्षण बल कम हुआ और ये दूर हो गए। और एक ऐसी कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक हो जाता है तो कण स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। मतलब जब ये आकर्षण बल कम हो गया तो कोई ऊपर नीचे इस तरीके से गति करने लगता है। और ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि उसके बाद लास्ट में ये जल बन जाता है। तो यही हमारा ताप का प्रभाव होता है, जो मैंने आपको परिभाषा इसका लिखवा दिया है, आप समझ सकते हैं और इसको समझा दिया है। अब उसके बाद हम आते हैं कि तापमान के प्रभाव में जो स्टेप आते हैं, जो पद आते हैं, उनको क्या नाम दिया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं, जैसे कोई ठोस है बर्फ़ से इसका जब हमने अवस्था परिवर्तित करके इसको जब हमने जल यानी कि पानी में परिवर्तित किया तो इसके बीच जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बर्फ़ से पानी बदलने की क्रिया को जो है ये क्या हो रहा है, गल रहा है। बर्फ़ गलेगा तभी पानी बनेगा, तो इसको क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए गलनांक, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि जिस तापमान पर आपने शुरू में देखा होगा कि मैंने लिखवाया था कि ताप और दाब, तो तापमान में परिवर्तित होगा, लेकिन जो यहाँ पे दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब होगा। तो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे वायुमंडलीय दाब। तो क्या हो गया, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। जैसे हमने बर्फ़ से इसको एक निश्चित तापमान पर इसको जो है गर्म किया तो गर्म होकर वो पानी में बदल गया, तो उसी तरीके के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अब बर्फ़ का जो है ऐसा है नहीं कि हर जगह अलग होगा, तो बर्फ़ का जो है निश्चित गलनांक होता है। तो उसको लिख लेते हैं कि बर्फ़ का गलनांक जो कि होता है शुद्ध रूप में 273.16 केल्विन। ठीक है, अब क्योंकि दशमलव के बाद ये बहुत ही छोटा मान है, ये बिल्कुल जो है ये शुद्ध है, लेकिन ये दशमलव के बाद 16 बहुत छोटी राशि है, तो इसको हम 273 के, जिसको हम केल्विन पढ़ते हैं। के का मतलब केल्विन होता है
और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मापन पर केल्विन लेते हैं, लेकिन इसको सामान्य भाषा में हम जो है डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो लिख लीजिए, जिसे हम 0 डिग्री सेल्सियस, सी को जो है डिग्री सेल्सियस पढ़ा जाता है, भी कहते हैं। तो इस तरीके से बर्फ़ के जो गलनांक है उसका 2 मात्रक आ गया, एक आ गया डिग्री सेल्सियस और एक आ गया केल्विन। तो इन दोनों के बीच एक संबंध होता है जिसको आप ध्यान में रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, जिसका आपको न्यूमेरिकल करने में प्रयोग होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। अब देखिए कि होता क्या है कि जैसे ये हमने लिया था बर्फ़ को हमने आग दिया, कितना दिया हुआ है ये 0 डिग्री सेल्सियस तक इसको जब हमने आग दिया तो ये जो है पानी में बदल गया, और इस पानी का तापमान भी जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। कहने का मतलब ये है कि जब इसमें हमने हीट देते गए, इसको हमने गर्म करते गए, तो इसमें जो बर्तन है इसका तापमान बढ़ना चाहिए, मतलब कि छूने पे गर्म होना चाहिए, या पानी ये जो बर्फ़ है इसको छूने में गर्म हमें लगना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब हम बर्फ़ को जब आग देते जाते हैं, उष्मा देते जाते हैं, तो आखिरी में जब ये 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तक ये आ जाता है तो ये डायरेक्ट जो है पानी में बदल जाता है, मतलब कि बर्तन गर्म नहीं होता। तो अब को प्रश्न ये आता है कि जो हमने हीट दिया वो केवल बर्फ़ से पानी बन गया, लेकिन ये गर्म नहीं हुआ, तो वो हीट गया कहाँ? तो इस प्रकार की जो हीट होती है उसको हम ये क्योंकि छुपी हुई ऊष्मा है, क्योंकि हमने हीट दिया, गर्म हुआ नहीं, डायरेक्ट जो है बर्फ़ से पानी बन गया, हमने गर्मी को देखा ही नहीं। तो इस प्रकार की ऊष्मा क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जो पदार्थ की अवस्था को केवल परिवर्तित करता है। तो इसको आप हेडिंग डाल लीजिए कि जिसको हम कहते हैं संलग्न की गुप्त ऊष्मा, और इंग्लिश में इसको जिसको हम कहते हैं फ्यूज़न। संलग्न मतलब फ्यूजन ऑफ, गुप्त मतलब लेटेंट हीट। इसका एक नाम और है, एनसीईआरटी बुक में तो संलग्न की गुप्त ऊष्मा दिया हुआ है, लेकिन इसको हम एक नाम और जानते हैं जिसको हम कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, और गलन को इंग्लिश में हम कहते हैं मेल्टिंग। जैसे मेल्टिंग पॉइंट था तो इस गलन को हम कहते हैं मेल्टिंग। तो अब हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो लिखिए आप साथ साथ कि किसी ठोस के 1 किलोग्राम को किसी ठोस के 1 किलोग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा, या फिर संलग्न या गलन, दोनों में से आप जो चाहे लिख लीजिए। एनसीईआरटी बुक में आपको यही दिया गया है, ये मैंने आपको इसका एक और नाम बता दिया। तो आप गलन की जगह संलग्न के भी लिख सकते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा कहते
है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि मैंने क्या लिखवाया कि किसी ठोस के 1 केजी को मान लेते हैं कि जो बर्फ़ है इसका जो द्रव्यमान है वो 1 किलो है, को उसके गलनांक, तो बर्फ़ का गलनांक कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर द्रव में परिवर्तित करना। मतलब कि इसी डिग्री पे जो हम इसको लगातार आग देते जाते हैं तो इसके तापमान में कुछ अंतर नहीं आ रहा है, तापमान इसका इतना ही बना रहता है, लेकिन ये जो है बर्फ़ से बदल के द्रव में बन जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने बर्फ़ को गर्म किया तो बर्तन गर्म नहीं हो रहा है, नहीं बर्फ़ का जो अंदर पानी धीरे धीरे पिघल रहा है वो भी गर्म नहीं है, जितना ठंडा था उतना ही ठंडा रहेगा। बस इसका जो है अवस्था पूरा परिवर्तित होकर पानी बदलने तक की प्रक्रिया के लिए जितना इसको हम ऊष्मा देते हैं उस ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एक चीज़ निकलता है कि यहाँ पे जो ये कण है ये जो है बर्फ़ के कण हैं, और यहाँ पे क्योंकि जो पदार्थ है बर्फ़ ये जो है कणों से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पे जो ये कण है वो बर्फ़ के कण हैं। और इस स्थिति में जब ये पानी बन गया है तो ये जो है पानी के कण हैं, तो बर्फ़ के कणों को हम कितनी ऊष्मा दे रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यही ऊष्मा हम लगातार देते जा रहे हैं तब पानी बना है। मतलब कि पानी के कणों को हमें ज़्यादा ऊष्मा देना पड़ी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस ऊष्मा, मतलब कि इसमें ज़्यादा ऊष्मा लगातार, मतलब कि यही टेम्परेचर को समान मात्रा में 10 मिनट 5 मिनट देते लगे रहें तो ये ज़्यादा हो गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि पानी के कणों में परिवर्तित होने के लिए हमें ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ी, और बर्फ़ में जो है इसका गलनांक जो है कम ऊष्मा देना पड़ा था। तो इससे एक क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो पानी के कणों की ऊर्जा होती है, क्योंकि ये ऊष्मा जो है कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करती है, तभी ना इसके बीच आकर्षण बल टूटता है। तो बर्फ़ में तोड़ने के लिए हमें केवल 273 केल्विन तक लाना पड़ा, लेकिन पानी में बदलने के लिए हमें लगातार 273 केल्विन ऊष्मा देनी पड़ी। तो इससे जो निष्कर्ष निकलता है उसको नोट करके आप लिख लीजिए कि पानी के कणों की ऊर्जा, पानी के कणों की ऊर्जा बर्फ़ के कणों से अधिक होती है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने जाना कि कैसे हमने बर्फ़ मतलब कि ठोस से द्रव पानी में कैसे परिवर्तन लाया, उसके बीच किन किन चीज़ों को हमने प्रयोग किया। अब अगले लेक्चर में हम द्रव से गैस के बारे में क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके रिवीजन के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि पदार्थ की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारण, मतलब कि किसी पदार्थ की अवस्था किन कारणों से प्रभावित होती है वो बताइए। दूसरा क्वेश्चन है कि तापमान परिवर्तन से कण की किस ऊर्जा में वृद्धि होती है, मतलब कि जब उसमें हम ऊष्मा देते हैं तो पदार्थ की किस ऊर्जा में वृद्धि होती है, पदार्थ का जो कण है उसमें किस ऊर्जा की वृद्धि होती है। तीसरा क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन में बताइए। तो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन हैं
जो कि आपके पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे, तो इसका आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अपने अच्छे बुरे कमेंट बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।